स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना एक ग्रामर का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समास। ठीक है बेटा, समास। देखिए समास क्या होता है। समास जो होता है ना, उसका अर्थ क्या होता है। समास शब्द का संक्षेपीकरण। अभी देखिए क्या है समास शब्द का अर्थ। समास का अर्थ, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अब इसका ये क्या होता है, आपने एक वो भी देखा होगा, मैंने जब आपको विराम चिन्ह पढ़ाए थे तो आपको एक ये वाला विराम चिन्ह पढ़ाया था, लाघव चिन्ह। तो इस लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। उसी शब्द से ये संक्षेपीकरण, संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटे रूप में। ऐसे ही हमारे समास में क्या होता है कि समास का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण करना, किसी भी चीज को छोटा कर देना, किसी भी चीज को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो समास की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द। अभी देखिए मैंने डेफिनेशन क्या बताई है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, ये हमारी समास की डेफिनेशन है कि इसी डेफिनेशन से मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने लिखा राजा का महल। अब आपको यहाँ पर कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं, दो शब्द दिखाई दे रही है। हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनने की। अब इन तीनों शब्दों से मैं एक शब्द बनाऊंगी, राजमहल। इन तीनों शब्दों को मिलाकर मैंने एक शब्द बना लिया, यानी कि हमने शब्दों का संक्षेपीकरण कर दिया, शब्दों को छोटा कर दिया। एक हम इस तरह से बोले, मिठाई बनाने वाले से मिठाई लेकर आओ, कितना बड़ा सेंटेंस लग गया। एक मैं छोटा सा बोलूं, हलवाई से मिठाई लेकर आओ, तो थोड़ा छोटा हो गया ना हमारा वाक्य। तो इसी तरह संक्षेपीकरण होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब हम नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, और इस समास से ये शब्द जो बना, इस समास को हम क्या नाम देते हैं, समस्त पद। क्या नाम देंगे बेटा इसको, समस्त पद। अभी देखिए ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हमारे पास जो एक समस्त पद आ गया, जैसे ये हमारे पास समस्त एक आ गया, तो इसको हम समस्त पद बना लिया। इसके हम दो टुकड़े करेंगे। ये क्या है हमारा समस्त पद। ठीक है, और इसी के जब हम दो टुकड़े करेंगे तो एक बनेगा हमारा पूर्व पद और एक बनेगा हमारा उत्तर पद। ठीक है, अब इसके, ये हमारा समस्त पद है, इसका पूर्व पद क्या है, राज, और उत्तर पद क्या है इसका, महल। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, क्योंकि जब हम समास युक्त शब्द के दो टुकड़े करते हैं तो उन दो टुकड़ों को हम, उनकी जो हेडिंग होती है वो क्या देंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी कि जो हमारा एक समस्त पद है उसके दो टुकड़े हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है बेटा, ये हमारा समास का पूरा मैंने आपको एक समझा दिया है कि समास क्या होता है, और समास से जो शब्द नया बनता है उस क्रिया को हमने क्या बताया, समास बताया। और इस क्रिया से बनने वाले जो ये शब्द बना है, नया सार्थक शब्द, ये हमारा समस्त पद है। जब हम इस समस्त पद के दो टुकड़े करते हैं तो हमारा पहला जो टुकड़ा होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, उसका दूसरा टुकड़ा जो होगा वो उत्तर पद कहलाएगा।
देखिए बेटा, इसी में एक चीज और आती है, विग्रह। किसका? समास का। ये हमारा किसकी डेफिनेशन थी? समास। ठीक है, ये समास। अभी आता है हमारा समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास ये समस्त पद आता है, समस्त पद को हमारा मतलब कि इस समस्त पद के टुकड़े करना, इस तरह से टुकड़े दोबारा से इसी अवस्था में ले आना, समस्त पद को पहले वाली अवस्था में ले आना। ऐसे ही हमारा संधि विच्छेद था, तो संधि विच्छेद की तरह ही हमारा समास में विग्रह होता है। उसमें भी क्या होता है? संधि में क्या होता था? संधि युक्त शब्द को हम क्या करते थे? उसके टुकड़े करते थे, यानी कि उनके अक्षरों को अलग अलग करते थे। यहाँ पर हमारा जो समस्त पद है उसके हम टुकड़े करेंगे। राजमहल का समास विग्रह क्या हो जाएगा? राजा का महल। यही होता है कि समस्त पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमारे पास समास विग्रह क्या है? हमारे पास समस्त पद आ गया पाठशाला, तो ये हमारे पास समस्त पद है। अच्छा, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाठ के लिए शाला। ठीक है, ये तो इसका विग्रह हो गया। लेकिन हमें इसके पद बनाने हो तो हमारा पद क्या बनेगा? पूर्व पद पाठ और उत्तर पद शाला, इस तरह बनेगा। ये हमारा क्या होता है? ये समास विग्रह है और ये हमारे पद बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है? जो भी हमारा समस्त पद दिया हुआ है उसको खोल के बताना। ठीक है, पाठशाला क्या होती है? उसका मतलब उसके अर्थ के साथ में उसको खोल के बताना। पाठ के लिए शाला और इनके पद बनाने हो तो पाठ प्लस शाला। ठीक, देखो बेटा, आगे हम पढ़ रहे हैं समास के भेद। कि समास के भेद कितने होते हैं? समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सबसे पहले अव्ययी भाव समास। ठीक है, सेकंड तत्पुरुष समास। थर्ड दे रखा है इसमें बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। फोर्थ दे रखा है द्वंद्व समास। देखो बेटा, सबसे पहले आप इनके नाम को उच्चारण करके देखेंगे। सभी बच्चे इनका उच्चारण करके देखेंगे। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, समास का टॉपिक पढ़ लिया, उनको समास के भेदों के नाम ही नहीं बोलने आते। ये क्या लिखा हुआ है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी। ठीक है, अगला तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। एक ये बोलने में, इन दोनों में बोलने में ज्यादा दिक्कत आती है। ये क्या था अभी बताया? अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और ये द्वंद्व समास क्या है? द व फिर द व, द्वंद्व। इसका उच्चारण बार बार करके देखना आप सभी, द्वंद्व समास। ठीक है, ये हमारे समास के 4 भेद हैं। ठीक है, हमारे समास के 4 जो भेद हैं उसमें जो हमारा तत्पुरुष समास है, ये जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसके भी और 2 भेद है। 2 भेद बता रखे इसके, कर्मधारय समास और एक दे रखा है द्विगु समास। जब आप बड़ी क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ोगे, 9th 10th में पढ़ोगे, तो आपको समास के 6 ही भेद बताएंगे। ये जो तत्पुरुष समास के भेद हैं वो तत्पुरुष समास के ना बताकर समास के ही भेद आगे आप बड़ी क्लासेस में समास के 6 भेद बता रखे हैं। और आपकी जो ये 7th 8th की बुक है उनमें समास के 4 ही भेद बता रखे हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन क्या है बेटा? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है और पूर्व पद बाद में लिखा जाता है। अभी हम जो अव्ययीभाव समास की जो डेफिनेशन है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? जैसे एक शब्द है हमारे पास, अव्ययीभाव का समझा रही हूं बेटा मैं यहाँ पर। अव्ययीभाव समास का एक शब्द है मेरे पास, आजन्म। ठीक है, एक शब्द है हमारे पास आजन्म। इसके हम पद बनाएंगे आ प्लस जन्म। ठीक है, ये बन गया आजन्म। और इसका मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर जन्म तक,
जो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम उसकी सेंस लेते हैं। तो ये हमने इसके क्या बना दिए, दो पद बना दिए, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो इसमें क्या कहा है कि पूर्व पद अव्यय होता है। ये जो हमारा है यहाँ आ जन्म लिख दिया, मतलब ये नहीं बदलेगा। अव्यय का मतलब क्या होता है, पूर्व पद हमारा अव्यय शब्द होगा। इस आ को हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, आ जन्म, आ जीवन, आ मरण होते हैं ना, तो ये नहीं बदलेगा हमारा उत्तर पद। और इस दूसरी चीज क्या बताइए इसमें, और वही पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है और पूर्व पद बाद में लिखा जाता है। अब इसमें क्या बता दिया कि विग्रह करते समय, विग्रह हमने किया तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका, जन्म, जन्म से, ठीक है, विग्रह क्या हो जाएगा हमारा, जन्म से। तो इसमें क्या बताया, ये उत्तर पद और ये पूर्व पद, ठीक है। तो इसका क्या हो गया कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो जो उत्तर पद है वो पहले लिखा जाएगा और हमारा पूर्व पद बाद में, यानी कि आ जन्म, जन्म से। यहाँ पर मतलब आ का हमने वो क्या ले लिया, सेंस दूसरी ले ली, विग्रह में जन्म से, आ जन्म, ठीक है। मतलब आ की सेंस क्या होती है, तक होती है ना, तक, लेकर, इस तरह से सेंस होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि लिख रखा है बाकायदा, बाकायदा, ठीक है। तो इसमें बाकायदा, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कायदे के अनुसार। बेटा विग्रह में हम जो है ना थोड़ी सी उसका अर्थ बताते हैं। बाकायदा का मतलब क्या है, दो पद बनाए, बाकायदा का मतलब क्या होगा, कायदे के अनुसार। तो बा का मतलब क्या होता है, अनुसार ही होता है। तो इसकी हम वो सेंस लेते हैं विग्रह में। तो यहाँ पर जन्म से कर दिया और यहाँ पर कायदे के अनुसार। ये अव्ययभाव समास की पहचान है कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और विग्रह करते समय जो हमारा उत्तर पद होता है वो पूर्व पद बन जाता है, जैसे आपका यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये अव्ययभाव समास की पहचान है। इसी तरह से हम विग्रह किस तरह से करते हैं, अकॉर्डिंग उसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम विग्रह करते हैं और पद बनाते हैं, ठीक है। जो आपकी डेफिनेशन जिस समास की दी हुई है और जो शब्द दिया हुआ है उसमें वो डेफिनेशन को पुट करके देखोगे, आपको पता लग जाएगा इस शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। देखिए बेटा दूसरा भेद है हमारा समास का, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच आए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब इसकी पहचान क्या हो गई, एक तो आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ है ये उत्तर पद प्रधान होता है, और जो आपको इसका विग्रह दिया होगा उसमें आपको क्या मिलेंगे, कारक चिन्ह मिलेंगे। और विग्रह से हम समस्त पद जब बनाते हैं तो कारक चिन्हों को हम हटा देते हैं, उनका लोप हो जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल से, जैसे कि दिया हुआ है हमारा ग्रामगत, ठीक है। ग्रामगत के दो पद क्या बनेंगे बेटा, ग्राम प्लस गत, ठीक है। ये इसके पद हैं दोनों, ये पद हैं। और विग्रह क्या होगा कि ग्राम को गत। अब बेटा गत का मतलब क्या होता है, गत का मतलब, गत का संबंध गति से है। ग्राम को गत मतलब कि गत का मतलब यहाँ जाना से है। ग्राम गत, ग्राम प्लस गत, ग्राम को गत, ग्राम को जाना। ग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, गांव, गांव को जाना, ये विग्रह हो गया। अब इसमें क्या बता रखा है कि ये हमारे जो पद दे रखे हैं ये पद है, ये विग्रह कर रखा है मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है कि जो हमारा ये उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में आए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। हमने क्या किया, ये पद जो हमने पद बनाए, ये बनाए, तो इसके बीच में क्या है, ये हमारा कारक चिन्ह है। और जब हमने समस्त पद बनाया तो क्या कर दिया, हमने कारक चिन्ह को हटा दिया। ग्राम गत, ग्राम को गत, गांव को जाना, ठीक है। इस तरह से होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का,
जैसे कि कोई भी हमारे किसी भी तरह के आ जाए, जैसे सर्वभक्षी, ये दिया हुआ है एक सर्वभक्षी, ठीक है, इसका पद क्या बनेंगे, सर्व प्लस भक्षी। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये क्या क्या हो गया, सर्वभक्षी का सबको खाने वाला, ठीक है। अब ये देखिए सबको, इसका क्या हो गया, सर्वभक्षी, सर्व प्लस भक्षी सबको खाने वाला, इसका समस्त पद क्या बन गया, इसमें से हमने क्या कर दिया कि हमने इसमें से ये हटा दिए, कारक चिन्ह हटा दिए हमने, को आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सबको, सर्व का मतलब क्या होता है, सब, सभी को, भक्षी का मतलब खाने वाला, इसका समस्त पद क्या बनाया हमने, सर्वभक्षी, ठीक है। ये हमारा तत्पुरुष था। तत्पुरुष समास के और भी दो भेद है बेटा, मैंने आपको बताए थे अभी लिख के, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, देखिए कर्मधारय समास की डेफिनेशन है, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब इसके दो भेद, पहला भेद क्या बता रही हूं मैं, कर्मधारय, इसमें क्या होता है, पहचान क्या है कि जो इसमें दो पद होते हैं, दोनों पदों में क्या क्या होता है, विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान। उपमेय और उपमान, अभी मैं बताऊंगी आपको क्या होता है, इनसे, इन्हीं के आधार पर आप कर्मधारय समास की पहचान कर पाओगे कि हम, मान लो एक शब्द दिया हुआ है और वो उस शब्द में क्या है, विशेषण विशेष्य हो, जैसे कि इसमें दे रखा है नीलकंठ, एक शब्द दिया हुआ है बेटा नीलकंठ, ठीक है। हम इसके पद क्या बनाएंगे, नील प्लस कंठ। अब आपको भी पता होगा नील क्या है, रंग का नाम दे रखा है, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो ये कंठ की विशेषता बता रहा है, कंठ की विशेषता नीलकंठ, तो ये विशेषण हो गया और इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, विशेषण विशेष्य। तो हमारा नीलकंठ में क्या है, कर्मधारय समास, ठीक है। ऐसे ही उपमेय उपमान का देखिए, उपमेय उपमान का हो गया, जैसे इसमें दिए हुए हैं उपमेय उपमान का, चंद्रमुख, एक शब्द दिया हुआ है चंद्रमुख, ठीक है। इसके दो पद क्या बनेंगे, चंद्र प्लस मुख, ठीक है। अब उपमेय क्या होता है कि जिसके साथ तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। अब यहाँ पर मुख की तुलना, मुख को कैसा बता दिया, चंद्र के, चंद्रमुखी, चंद्र के समान, यानी कि जिसके साथ किसी की तुलना की जाती है वो उपमेय, और जिसकी की जाती है वो उपमान। तो यहाँ पर मुख की तुलना चांद से कर दी, चांद के जैसा बता दिया, तो यहाँ पर ये उपमेय है और ये उपमान है, ठीक है। अब आपको यही शब्द देखने हैं कि अगर विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान जहां पर भी आपको दिख जाए दोनों पदों में, तो वो हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इसी का दूसरा मैंने क्या बताया था, द्विगु समास। द्विगु समास की क्या डेफिनेशन है, देखिए बेटा, द्विगु समास, द्विगु समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। अब यहाँ पर देखिए द्विगु समास में क्या एक शब्द दिया हुआ है, नवरत्न, इसके दो पद हम क्या बनाएंगे, नव प्लस रत्न। अब इस रत्नों की क्या बता दी, गिनती बता दी, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद। तो द्विगु समास की यही पहचान होती है, जो हमारा पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, संख्यावाची विशेषण, यानी कि इसकी क्या बता रहा है, इसकी गिनती बता दी, ये हमारा क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, और इसकी ये बता दी, तो ये हमारा क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण शब्द हो गया। तो पहला पद हमारा संख्यावाची हो, उसमें क्या होता है, हमारा द्विगु समास होता है उस शब्द में, ठीक है बेटा। ये आपके तत्पुरुष समास के मैंने दो भेद आपको
देखिए बेटा, हमारे समास का तीसरा भेद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन क्या होती है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब आपको बेटा इसमें पूरे चैप्टर में जैसे हम संधि पे उसके टुकड़े जो करते थे उस पे ध्यान देते थे, और समास में हमें पदों पे ध्यान देना है। इसमें पदों से ही आपको समास की पहचान होगी कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। देखिए अभी एक दे रखा है चतुर्भुज। चतुर्भुज, तो इसमें दो पद क्या बनेंगे? चतुर प्लस भुज। भुज का मतलब क्या है? भुजाएं, बाजू। चतुर का मतलब यहां पर क्या है? चार। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो। चार है भुजाएं जिसकी। विग्रह क्या होगा? चार हैं भुजाएं जिसकी, वो कौन हो गया? चतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है? पूर्व पद और जो हमारा उत्तर पद है दोनों ही प्रधान नहीं होते। अब जो हमारा विग्रह चार है भुजाएं जिसकी, अन्य पद प्रधान हो, यानी कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है, कोई एक विशेष के लिए प्रयोग हुआ है कि चार है भुजाएं जिसकी। किसको बोला है? विष्णु भगवान को। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा शब्द जो है एक विशेष रूप से उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। अब यहाँ जिसकी के लिए कोई अन्य, जैसे हम अन्य पुरुष बोलते हैं कि उसी के लिए ये शब्द आता है। तो और एक सबसे बड़ी ये है कि 90% जो भगवानों के नाम होते हैं वो हमेशा बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। दशानन, गजानन, लंबोदर, नीलकंठ। ठीक है, इस तरह से जो भगवानों के मोस्टली नाम होते हैं वो सारे क्या हैं? हमारे किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, अगला लास्ट हमारा आता है समास का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा? द्वंद्व, ये द्वंद्व के नाम से ही, द्वंद्व का मतलब होता है आपस में। जैसे हम बोलते हैं ना, हम दोनों में द्वंद्व युद्ध हो गया, तो आपसी युद्ध, पर्सनल आपस में युद्ध हो जाता है उसको। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, जैसे बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं था और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और आप ये ध्यान रखना कि द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है कि मतलब कि उन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे मैंने लिख दिया माता पिता, ये समस्त पद है द्वंद्व समास का। इसके दो पद बनाएंगे हम, माता और पिता, ये दो पद बना लिए। ठीक है, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? माता और पिता। ठीक है, इसमें दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, और विग्रह करने पर हम उस योजक चिन्ह को हटा के और शब्द लगा देते हैं। सबसे इजी है आपका द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये आपके समासों की पहचान थी। जिस तरह से मैंने आपको पहचान बताई है उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज फिल करनी। इसमें आ रहा है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। देखिए, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों ही समासों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमेय, उपमान संबंध पाया जाता है, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है। कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद का विशेषण या उपमान होता है। इसमें शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता। जैसे काली मिर्च में काला पद मिर्च पद का विशेषण है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में मेल से कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, अभी इसको मैं समझाती हूँ बेटा। देखिए, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। एक ही शब्द से हम एक ही समस्त पद को हम दोनों उसमें कैसे रख सकते हैं दोनों समास में। अभी हमारा दिया हुआ है जैसे नीलकंठ शब्द है। ठीक है, इसके पद तो वही बनेंगे, नील प्लस कंठ। ठीक है, पद तो हमारे यही बनेंगे। इसका विग्रह क्या बनेगा? नीला है जो कंठ। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीला है कंठ जिसका। अब बेटा ये दो तरह से विग्रह किया है। ठीक है, नीला है जो कंठ अगर ये विग्रह करते हो तो कर्मधारय समास है। नीला है कंठ जिसका अगर ये विग्रह करते हो तो बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि नीला है कंठ जिसका कौन है? शिव। वो एक किसी विशेष के लिए प्रयोग हो रहा है,
तो नीला है कंठ जिसका अगर विग्रह कर दिया तो ये शब्द हमारा बहुव्रीहि समास में जाएगा। विग्रह अगर करोगे नीला है जो कंठ, अगर इस तरह से विग्रह कर दिया तो हमारा ये कर्मधारय समास में जाएगा। क्यों? इसका तो विशेषण विशेष्य तो हो रहा है, लेकिन विग्रह के आधार पर हम अलग अलग समास बता सकते हैं। आपने विग्रह जिस हिसाब से किया उससे ही समास का आप नाम बता सकते हैं। ये हमारी कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर था। ठीक है, अभी एक अंतर और आता है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कभी कभी द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में एक से शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे चतुर्भुज चार भुजाएं, द्विगु समास, चार है भुजाएं जिसकी बहुव्रीहि, ऐसे ही। अब किसका बता रही हूं मैं? द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, और बहुव्रीहि समास। अभी यहां पर क्या लिख रखा था मैंने आपको, वही बताया था, चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका क्या बनेंगे, आपका पद क्या बनेंगे? चतुर प्लस भुज। ठीक है, विग्रह हम दो तरह से कर सकते हैं। इसके विग्रह हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि चार भुजाएं। ठीक है, एक हम लिखेंगे चार हैं भुजाएं जिसकी। ठीक है, इस तरह से आप विग्रह के अकॉर्डिंग भी आप समास को कर सकते हो। अगर आप करते हो चार भुजाएं तो आप किस में रखोगे? द्विगु समास में। चार है भुजाएं जिसकी अगर ये करते हो तो बहुव्रीहि समास में। क्योंकि मैंने आपको यही बताया था ना कि जो पहला पद अगर संख्यावाची हो तो आपको ये संख्यावाची दिखाई दे रहा है, लेकिन हम विग्रह के आधार पर इनका समास जो है निश्चित कर सकते हैं। यही बेटा आपके इसमें था। जैसे मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझाया है, समास की पहचान जिस तरह से बताई है, उनको ध्यान में रखते हुए, इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आपको होमवर्क में इस चैप्टर की एक्सरसाइज ही दी जाएगी, वो आपने करनी है। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।